नमस्कार। जीव विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मूल विषय है जीव विज्ञान एवं इसकी शाखाएं तथा जो सेल बायोलॉजी है या फिर हम कहते हैं कोशिका विज्ञान है। आज उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कुछ शुरुआती बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, फिर इसके आगे हम और भी चर्चा करेंगे कोशिका विज्ञान पर। तो एक शब्द आपको समझ में आया यहाँ पे, जीव विज्ञान। आखिर क्या है विज्ञान, क्या है जीव विज्ञान, क्या है? तो इसकी थोड़ी कुछ बेसिक अवधारणाओं पर बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को कहा जाता है। विज्ञान का अर्थ ही होता है सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, या फिर अनुभव ही इसके लिए शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। जो विज्ञान होता है इसको हम प्रकृति विज्ञान, आप देखेंगे नेचुरल साइंस जिसे बोला जाता है, प्रकृति विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के रूप में बांटते हैं। सामाजिक विज्ञान के रूप में सोशल साइंस में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति विज्ञान के दो प्रमुख घटक हो जाएंगे। फिजिकल साइंस हो जाएगा, जो भौतिक जगत की चीजें हैं, फिजिकल साइंस इसमें हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा इसमें लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस। इसको लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस भी बोला जाता है, बायोलॉजिकल साइंस। तो इस तरीके से इस प्रकार इसका विभाजन किया जा सकता है। तो इसके बाद जो लाइफ साइंसेस का पुनः कई शाखाओं में, उपशाखाओं में विभाजन होता है। तो ये कौन कौन सी शाखाएं हो सकती हैं, जिसमें आप देखेंगे जूलॉजी देखेंगे, बॉटनी देखेंगे। जूलॉजी हो जाएगा, इसमें बॉटनी हो जाएगा, पैलियोबायोलॉजी हो जाएगा, इसको जीवाश्मिकी भी बोला जाता है। इसके अतिरिक्त पैलियो बॉटनी होता है पादप जीवाश्मों का अध्ययन। जूलॉजी का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन। बॉटनी का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के पादपों के क्रियाकलापों का अध्ययन। तो आइए इन शाखाओं को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो उपशाखाएं हैं जीव विज्ञान की, क्योंकि ये नाम आपको आगे चल के भी मिलेंगे, वहां पे आपको परेशान न करें, इसलिए हम इनका यहीं पर अध्ययन कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण नाम है। जिसमें पहला हो जाएगा जूलॉजी। तो जूलॉजी का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी बोला जाता है। बॉटनी, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, इनके क्रियाकलापों का अध्ययन होता है, बॉटनी कहलाता है। एक ऐसा ही शब्द है इकोलॉजी। ये भी जीव विज्ञान का ही भाग होता है। आगे चल के हम इकोलॉजी पढ़ेंगे भी। सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। चौथा इसमें हो जाएगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत आनुवांशिक, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, इन सभी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, वंशगति का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी एक अन्य शाखा है। इस फिजियोलॉजी में आप देखेंगे शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है, कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। ऐसी एक शाखा है पेडोलॉजी। ये भी विज्ञान की शाखा कहलाएगी, हालांकि भूगोल का ही विषय है। इसमें मृदा और मृदा निर्माण संबंधी विधियों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जो मृदा का निर्माण होता है इसमें कई तरीके से बायोलॉजी में भी इसका अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में अध्ययन किया जाता है इसका। इसी तरीके से आप देखेंगे बायोनिक्स, इसमें जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग, आधुनिक उपकरण व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से एथोलॉजी हो जाएगा, जिसमें मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इथोलॉजी। इसी तरीके से अन्य कुछ शाखाएं हैं, इनके बारे में आप देखेंगे मायोलॉजी। तो मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है, पेशियों का अध्ययन किया जाता है। आप देखेंगे बायोनेमी में जीवन के नियमों संबंधी अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्री, इसमें गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से आपके और भी अन्य विज्ञान है, जिसमें टेरोटोलॉजी हो जाएगा। शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, अस्थियों का अध्ययन हो जाएगा। कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थियों का अध्ययन हो जाएगा। दोनों में अंतर होता है, हम आगे जाके बात करेंगे, इस पर पढ़ेंगे इसको। इसी में हेमेटोलॉजी हो जाएगा, ये रुधिर विज्ञान का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी, आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, कभी डॉक्टरों के पास आप जाते होंगे, तो इसमें न्यूरोलॉजी का अर्थ होता है तंत्रिका तंत्र संबंधी विज्ञान का अध्ययन होता है, न्यूरोलॉजी। इसी तरीके से पैथोलॉजी होता है, रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी आप जाते भी होंगे कभी पैथ लैब,
तो आपने ये शब्द जरूर सुना होगा। इस तरह बैक्टीरियोलॉजी होता है, जीवाणु का अध्ययन होता है, वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान का अध्ययन होता है। जब कोरोना आया था तब ये शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में था, वायरोलॉजी। उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट भी है भारत में, उसकी भी चर्चा करेंगे हम। तो इस तरीके से हम आगे चल के अन्य अपनी इन सभी शाखाओं की संक्षेप में बात करेंगे, और जो अपना ये लेक्चर है जीव विज्ञान का, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से कुछ अन्य शब्दावलियां भी हैं जो आपके जीव विज्ञान से संबंधित हैं, जिसमें आप देखते हैं एपीकल्चर। ये शहद उत्पादन को एपीकल्चर कहा जाता है। हमने इसको इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था और हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसका संक्षेप जानेंगे सिर्फ। एपीकल्चर, एविकल्चर पक्षी पालन को कहा जाता है, पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है, ऑस्ट्रेरिकल्चर व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन को कहा जाता है। तो ऐसे कुछ शब्द भी हैं जो आपके जीव विज्ञान की विषय वस्तु में शामिल होते हैं। तो हम इनमें से अधिकतर का प्रयोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका आर्थिक महत्व भी ज्यादा होता है। यहाँ पे हम इनको जो जैव महत्व के हिसाब से ही पढ़ेंगे, तो इसको मुख्य महत्व इनका हम आर्थिक महत्व के रूप में काउंट करेंगे जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के पहले चैप्टर पर, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाम है जिसका सेल बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का आप मतलब समझ गए होंगे। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, और जीव विज्ञान में के जनक कौन है? इसके अरस्तु हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। याद रखिएगा ये नाम। एरिस्टोटल इनको इंग्लिश में कहा जाता है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में हम बांटते हैं, इसमें जूलॉजी और बॉटनी। हालांकि कई सारी शाखाओं में बांटते हैं, लेकिन जूलॉजी बॉटनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इसको अब देखेंगे। चलिए कोशिका की बात करते हैं। सेल क्या है आखिर? कोशिका आपने सुना होगा, जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान संबंधी अध्ययन को, ये प्रश्न बनता है एग्जाम में, कोशिका अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका की जो खोज है ना, सर्वप्रथम 1665 में एक रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति थे। रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने कॉर्क पर मृत कोशिकाओं को खोजा था। मृत कोशिकाओं की खोज की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा जाता है, या फिर कोशिका विज्ञान का इनको पिता कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका हैं, जीवित कोशिका, इनकी जो खोज की गई थी, तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये ल्यूवेनहॉक नाम के व्यक्ति जो हुआ करते थे, एंटोनी वॉन, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में। आगे जाके तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, भी इनको कहा जाता है। ये इनके बारे में से संबंधित एक शब्द है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है इनको, जीवाणु विज्ञान का पिता। तो आगे चल के आप देखेंगे जो रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक व्यक्ति हुए हैं। रॉबर्ट ब्राउन, हम थोड़ी सी इतिहास पे नजर डाल रहे हैं जो कोशिका पर आपको पता होना चाहिए। इन्होंने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि केंद्रक ही आगे चल के डिसाइड करेगा कि कोशिका कैसे कार्य करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। आगे चल के स्लाइडेन और स्वान नाम के दो व्यक्ति थे, स्लाइडेन एवं स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। अभी हम पढ़ेंगे ये क्या सिद्धांत था। आखिर सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कोशिका को कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा पूरे शरीर की, कि जो भी हमारा शरीर है, चाहे वो हमारा ब्लड हो, चाहे वो हमारी त्वचा हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे शरीर का कोई भी भाग, तो ये सब कोशिकाओं से बना हुआ है। तो मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। नेफ्रोसिस किसको कहा जाता है? मृत कोशिकाओं को। यह शब्द आगे चल के आपको मिलेगा।
सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? ये प्रश्न भी खूब बनते हैं। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? इसको माइक्रोप्लाज्मा को माना जाता है। माइक्रोप्लाज्मा इसको सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका किसको माना जाता है? ये माना जाता है शुतुरमुर्ग का अंडे। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसको दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। तो सबसे छोटे कोशिका तंत्र किसका है? स्नायु कोशिका तंत्र होता है, जो ब्रेन का होता है। सबसे छोटा जो कोशिका तंत्र होता है ये स्नायु कोशिका तंत्र होता है हमारे शरीर का। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त एक दो बातें और याद रखिएगा। तंत्रिका कोशिका एक ऐसी कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इस कारण से सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अगर तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित होने लगे ना, तो तंत्रिका कोशिका ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी होगा अगर तंत्रिका कोशिका विभाजित हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है प्रकृति में कि तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित हो सकें। तो ये याद रखिएगा तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में। सबसे जो तेजी से कोशिका विभाजन होता है ये लिवर यकृत में होता है। तो सबसे तेज जो विभाजन होता है ये विभाजन होता है जो लीवर होता है, जिसको यकृत भी कहा जाता है। इसमें सबसे तेज विभाजन होता है। इसको जिगर भी कहा जाता है। ये अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकता है। जो यकृत होता है सबसे तेज विभाजन होता है और विभाजन नहीं होता है। ये तंत्रिका तंत्र में कोई विभाजन नहीं होता कोशिकाओं के बीच में। ठीक है, इसलिए तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में कभी भी कैंसर नहीं हो सकता है। कैंसर में क्या होता है? कोशिकाओं का तेजी से विभाजन होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र के भाग में कभी भी कैंसर नहीं होता है। इस भाग में क्यों? क्योंकि इसका यही कारण है कि विभाजित ही नहीं हो सकती। अगर ये विभाजन गलती से हो भी गई तो ऐसा व्यक्ति जो कैंसर से मरने वाला होगा इसके पहले ही कैंसर का इलाज ढूंढ लेगा, क्योंकि इसमें अति बहुत ही ज्यादा बुद्धिमत्ता होगी और बहुत ये तेज होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ कोशिकांगों पर, सेल स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं, आखिर कैसे बना होता है जो आपका जो कोशिका होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, एक हम बात करेंगे, इसके बाद में हम इनके एक एक स्ट्रक्चर को लेंगे। तो जो कोशिकांगों की अगर हम बात करें, कोशिका के अंगों की बात करें, तो आप देखेंगे इसमें जीव द्रव्य होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है और इसे जीवन का आधार माना जाता है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के, जो द्रव होता है ये लिक्विड होता है, इसी के अंदर होती है। 80% भाग इसका जल से बना होता है। दो प्रकार का होता है, ये कोशिका द्रव भी होता है और ये केंद्रक द्रव भी होता है। केंद्रक द्रव भी होता है। ठीक है, ये आप दोनों याद रखिएगा। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। अगर ये द्रव नहीं होगा तो ये कोशिका सूख जाएगी, तो इससे बचाता है ये। अब अगला ही एक ऐसा कोशिकांग है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति हम देख लेते हैं। कोशिका भित्ति आखिर क्या होती है? ये जो पादप कोशिका होती है उसका एक भाग होता है। ये सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज, ये सेलुलोज से बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं, जो पेड़ देखते हैं आप, कोई बड़ा सा पेड़, नीम का पेड़ देखें तो बाहर आपको एक बहुत, जो पेड़ का तना होगा और भी जो होगी चीजें होगी, इसके बाहर आपको एक सख्त परत मिलती है। सख्त परत मिलती है, तो यही सेलुलोज से बनी होती है। इसी को कोशिका भित्ति कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये आप कोशिका भित्ति याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो जीवाणु होता है, जीवाणु भी एक पादप होता है। इसको भी पादप में गिना जाता है जीवाणु को, और इसकी कोशिका भित्ति, इसमें भी कोशिका भित्ति होती है। और ये यहाँ पे पेप्टिडो, ये सेलुलोज की नहीं बनी होती है, बल्कि ये पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। तो दोनों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादपों में भी जीवाणु में भी। लेकिन जीवाणु में कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं होगी। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें पाए जाने वाले एक पदार्थ होता है, और इसका पचाने का सिर्फ गुण जो पशु होते हैं, जो मवेशी होते हैं, इन्हीं के पास होता है। अगर आप सोचिए,
जो सेलुलोज दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है, और अगर ये पदार्थ अगर इंसान भी खाने लगे तो ये दुनिया में जो समस्या है ना भूखमरी की, ये पूरी समस्या हल हो जाए, हमेशा के लिए समस्या मिट जाएगी। क्योंकि दुनिया में अगर पादप ही हम खाने लगेंगे, पादप के पत्ते ही खाने लगेंगे, तो ऐसे में कोई समस्या रहेगी ही नहीं। तो इसलिए जो मवेशी होते हैं सेलुलोज ही पचा लेते हैं, और ये आपका कार्बोहाइड्रेट ही पचा लेते हैं। हम लोग सेलुलोज नहीं पचा पाते, जो मनुष्य होते हैं सेलुलोज की पचाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। तो इसीलिए हम पत्ते नहीं खा पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं पत्ते, अधिकतर पत्ते। तो इसके अतिरिक्त जो कवक की कोशिका भित्ति होती है, कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो इसको काइरीन की बनी होती है कोशिका भित्ति, काइरीन की। तो ये सब आप कोशिका भित्ति से संबंधित याद रखिएगा। कवक में भी पाई जाती है, जीवाणु में भी पाई जाती है, उसके अतिरिक्त पादपों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक अन्य कोशिकांग है कोशिका झिल्ली, इस सेल मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, कोशिका झिल्ली। क्या होती है कोशिका झिल्ली? यह जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति से पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। अभी हम जंतु कोशिका की पूरी बात करेंगे। पादप कोशिकाओं में पाई जाती है ये। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है, मतलब कौन पदार्थ कैसे अंदर जाएगा कोशिका के अंदर या किस तरीके से बाहर निकलेगा, यह उन सब चीजों को निर्धारित करती है, नियंत्रित करती है। यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य इसका अर्थ क्या होता है? ये कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देती है, सारे द्रवों को, सारी चीजों को अंदर नहीं जाने देती है जो कोशिका झिल्ली की होती है। ठीक है, तो कोशिका की अपने आप में जो संरचना अभी हम देखेंगे अपने आप में अतुल्य है, सबसे अद्वितीय है। तो हम इसकी संरचना को अभी देखेंगे। ठीक है, आइए एक अन्य कोशिकांग की बात करते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सूत्र कणिका भी कहा जाता है। इसकी खोज अल्टेमैन ने की थी। अल्टेमैन, ये इसमें ऑक्सी श्वसन होता है। यहां क्या होता है? ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन होता है। यहां क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र क्या होता है अभी बात करते हैं। क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी ये ऊर्जा होती है तथा ग्लूकोज बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये सबसे ज्यादा जो शुरुआत होती है हमें ऊर्जा मिलने की, प्रोटीन मिलने की, तो ये हमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया से जो कोशिका होती है इसको ऊर्जा मिलती है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये क्रेब्स चक्र ऊर्जा निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त अपने लिए प्रोटीन भी निर्माण करता है। ये इस तरीके का एक दूसरा शब्द है अंतः प्रदव्य जालिका। ये क्या होता है अंतः प्रदव्य जालिका? इसको एंडोप्लाज्म, इसको ER बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं? ER बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदव्य जालिका इसको हिंदी में बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है? यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देती है और इसके कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है अंतः प्रदव्य जालिका को। इसमें क्या होता है? ये दो तरह की होती है। एक स्मूथ ER होती है, नम्य ER होती है। इसमें क्या होता है? इस पर राइबोसोम होता है। जो नम्य होती है इसमें राइबोसोम होता है इस पर। ये राइबोसोम का कार्य क्या होता है? राइबोसोम होता है और ये क्या करता है? जो स्मूथ ER होती है, जो स्मूथ ER होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, तथा वसा का निर्माण करता है जो आपका स्मूथ ER होता है। जबकि जो रफ ER होता है, हार्ड ER होता है, अंतःप्रदव्य जालिका होती है जो कठोर वाली, इस पर राइबोसोम होता है, राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, राइबोसोम भी अपने आप में प्रोटीन का निर्माण करता है जो रफ ER में होता है। ठीक है, तो आइए राइबोसोम को देख लेते हैं। राइबोसोम,
तो कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग ये होता है, सबसे छोटा, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि यही सबसे ज्यादा प्रोटीन का निर्माण करता है, नहीं, ये अपने लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। आप देखेंगे अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, जो 70S राइबोसोम भी होता है और एक होता है 80S राइबोसोम। 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70S राइबोसोम हल्का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जो 80S राइबोसोम होता है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अभी हम इन दोनों कोशिकाओं की बात करेंगे, तब आप इस शब्द को समझ पाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एक अन्य ऐसा ही शब्द है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय इसको बोला जाता है हिंदी में, गोल्जी काय। तो इसमें क्या होता है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी और ये कार्य क्या करता है, यह पदार्थ का परिवहन करता है, परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी यातायात करता है जो आपकी कोशिका होती है। एक अन्य तत्व है सेंट्रोसोम, इसको तारक काय भी बोलते हैं, तारक काय। ये कोशिका का विभाजन करता है। ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, विभाजन करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, क्योंकि हम बात कर चुके हैं यह तंत्रिका कोशिका में कभी विभाजन नहीं होता है, इसलिए मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और पूरे शरीर में पाया जाएगा मस्तिष्क को छोड़ के, जो सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, बॉबेरी ने की थी इसकी खोज। एक अन्य तत्व है लाइसोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम देखा हमने, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक पाया जाता है, ये जल इसके अंदर एक होता है। ये क्या करता है लाइसोसोम, कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है, पचा लेता है अपने आप में। यह पूरी कोशिका यदि कार्य नहीं करती तो यह फट जाता है और पूरी कोशिका को ही अपने अंदर पचा लेता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आप देख रहे हैं कोशिका का काम कार्य देख रहे हैं, कोशिका की कार्य प्रणाली समझ रहे हैं कि कैसे कार्य करती है कोशिका। इसको एटम बम भी कहा जाता है कोशिका का। इसकी खोज डी डोबे ने की थी। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। जो आरबीसी होता है इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, अतः आरबीसी मरने के बाद प्लीहा में पाया जाता है, प्लीहा में इसका पाचन होता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। मतलब प्लीहा में आरबीसी का पाचन होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक जो शब्द है केंद्रक, न्यूक्लियस, ये बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है केंद्रक। आप इसमें देखेंगे इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। क्या करता है ये नियंत्रण का कार्य करता है। इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं, इसको कोशिका की ब्रेन कहते हैं। इसमें 80% सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा प्रोटीन धारित करता है, प्रोटीन पाया जाता है इसमें 80%। इसके अलावा रसधानी भी होती हैं कोशिकाओं में कुछ। ये रसधानी क्या होती हैं, ये जल को संचित करके रखती हैं और जंतुओं में पात छोटी होती है, पादपों में बहुत बड़ी होती हैं। इसके अतिरिक्त लवक पाया जाता है कोशिका में, इसको प्लास्टिड बोलते हैं। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। और यह केवल पादपों में पाया जाता है। 3 प्रकार का होता है। हरित लवक होता है, आपने सुना होगा इसका नाम लवक का। हरित लवक होता है, एक अवर्णित लवक होता है, एक वर्णित लवक होता है। तो 3 होते हैं ये लवक। तो हरित लवक का कार्य क्या होता है, ये भोजन का निर्माण करता है। पत्ती और तने में पाया जाता है, पत्ती और तने में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा लवण है अवर्णित, ये क्या होता है अवर्णित लवक, ये का काम क्या करता है, ये भोजन का संग्रह करता है, भोजन का संग्रह करता है और जल तथा फल में पाया जाता है। जड़, ये जड़ में तथा फल में पाया जाता है, जड़ तथा फल, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा वर्णित लवक, वर्णित। तो इसमें क्या होता है, यह रंग प्रदान करता है, रंग। जैसे टमाटर हो गया तो टमाटर को लाल रंग देता है, ये मिर्च को हरा रंग प्रदान करता है। तो ये इस तरीके से वर्णित लवक का कार्य होता है रंग प्रदान करना, और अवर्णित लवक का कार्य होता है भोजन संग्रह करना, और हरित लवक का कार्य होता है भोजन का निर्माण करना, ठीक है।
हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे तब हमने इसकी चर्चा भी की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे टमाटर और मिर्ची में लाइकोपेज वर्णित लवक पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और चुकंदर में बीटानोन पाया जाता है। ये सब इसको रंग देने का कार्य करते हैं। और जो पीला रंग होता है इस जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल लवक पाया जाता है, इसके कारण ये पीला रंग होता है। तो ये सब आप याद रखेंगे सारी चीजों को, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हम सारे कोशिकांगों को पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सेल के प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो सेल दो प्रकार की होती है। एक तो होता है सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। क्या अंतर है इसमें? ये अविकसित कोशिका होती है। ये जब दुनिया में जीवों की शुरुआत हुई तब उनमें कौन सी कोशिका होती? तब उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका हुआ करती। जब दुनिया में जीवों की शुरुआत हुई, आप देखेंगे अभी भी कुछ जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। लेकिन जो आधुनिक मनुष्य हैं और पादप हैं, इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? आधुनिक जो जीव हैं और जंतु हैं, पादप हैं, तो इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ये कोशिका एक विकसित कोशिका है। ये एक विकसित कोशिका होती है। तो अब हम इस कोशिका के बारे में, प्रोकैरियोटिक के बारे में अगले लेक्चर में इत्मीनान से पढ़ेंगे। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात की। तो आज हमने चर्चा की शुरुआत से, तो ये हमने चर्चा की सेल बायोलॉजी में हमने सेल स्ट्रक्चर की चर्चा की, जिसमें हमने प्लाज्मा झिल्ली की बात की हमने। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि कोशिका का अध्ययन देखा, हमने कोशिका का इतिहास देखा, किस तरीके से कोशिका डेवलप हुई है। ठीक है, इसको हमने देखा। इसके अतिरिक्त हमने कोशिका भित्ति के बारे में बात की और हमने देखा कि क्यों महत्वपूर्ण है कोशिका भित्ति। इसके अतिरिक्त हमने कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन की बात की, हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, हमने अंतःप्रदव्य जालिका यानी ER की बात की। ये दो प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त हमने राइबोसोम की बात की, हमने इसके अतिरिक्त बात की सेंट्रोसोम की भी बात की हमने, जो इसको क्या बोलते हैं? इसको तारक काय बोलते हैं। हमने देखा कि कोशिका विभाजन कार्य करता है, लेकिन ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त लाइसोसोम की हमने बात की, क्योंकि कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। एक समय के बाद कोशिका को भी ये पचा लेता है। हमने केंद्रक की बात की, हमने न्यूक्लियस की बात की, जिसमें हमने देखा इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। राजधानी लवक की भी हमने बात की, हरित लवक की बात की। तो इस तरीके से हमने कोशिका के समस्त हमने प्रकारों का अध्ययन किया और हमने कोशिका के बारे में बेहतर से विस्तृत तरीके से जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। तो मेरे समझ से आप कोशिका को इसका अवधारणा समझ गए होंगे कि आखिर कोशिका की अवधारणा क्या है और कोशिका का अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है। यही महत्वपूर्ण था आपके लिए। तो आगे चल के अगले लेक्चर में हम कोशिका के बारे में कुछ और भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम सिर्फ इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अन्य लेक्चर में। नमस्कार।